नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक ऐसी टाइम मशीन में बैठने वाले हैं जो हमें सीधे प्राचीन मिस्र ले जाएगी। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ मम्मियों और पिरामिडों की उन घिसी-पीटी कहानियों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करेंगे जिसने 3000 सालों तक सफलताओं, भयानक पतनों और विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया। हम उस असली लचीलेपन या कहें रेजिलियंस को समझेंगे जिसने इस सभ्यता को सदियों तक जिंदा रखा। तो क्या आप तैयार हैं? कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, कैसे एक सूखता हुआ वीरान रेगिस्तान इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता को जन्म दे सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन असल में उत्तरी अफ्रीका में आए एक भयानक और चरम जलवायु परिवर्तन ने ही शुरुआती इंसानों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वे नील नदी के किनारे एक बेहद उन्नत कृषि समाज की नींव रखें। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस महाकाव्य जैसी कहानी के 3000 साल के विशाल पैमाने को समझते हैं। 10,000 ईसा पूर्व के हरे भरे सहारा में रहने वाले खानाबदोशों से ये सफर शुरू होता है। फिर 3100 ईसा पूर्व में मिस्र का एकीकरण होता है। 1550 ईसा पूर्व में शक्तिशाली न्यू किंगडम साम्राज्य का विस्तार होता है और अंततः 30 ईसा पूर्व में रोम के हाथों इसका पतन होता है। ये पूरा टाइमलाइन अपने आप में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हमारा पहला पड़ाव है खानाबदोशों से लेकर नील नदी के किसानों तक का सफर, और वो महान जलवायु परिवर्तन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, 10,000 ईसा पूर्व के आसपास का सहारा आज के सूखे रेगिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआती इंसान यहाँ आराम से खानाबदोश शिकारियों के रूप में घूमते थे। लेकिन 7,000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। वो हरा भरा सहारा तेजी से सूखने लगा। अब सोचिए, आपके चारों तरफ की जमीन बंजर हो रही है, तो आप क्या करेंगे? जान बचाने के लिए वो लोग नील नदी के सुरक्षित और स्थायी पानी की तरफ भागने को मजबूर हो गए। और यहीं पर एक गेम चेंजिंग फैसला हुआ। उन्होंने हमेशा के लिए भटकना छोड़ दिया। उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई, मवेशियों को पाला और स्थायी गांव बसाए। ये सिर्फ रहने की जगह का बदलाव नहीं था, बल्कि ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और स्थायी कृषि रूपांतरणों में से एक था। अब जब किसानी सेट हो गई तो लोगों की सोच में भी बदलाव आया। नील नदी की इस नई लाइफस्टाइल ने उन्हें सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया भी दिया। यहीं से जन्म हुआ मार्ट का। हर साल गर्मियों में नील नदी में बाढ़ आती थी और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। एकदम सटीक टाइमिंग। इस अनुमानित चक्र ने मिस्रवासियों के दिमाग में ब्रह्मांडीय व्यवस्था, संतुलन और प्राकृतिक सद्भाव की एक अवधारणा बिठा दी। यही वो सोच थी जिसने आगे चलकर मिस्र के राजा यानी फिरौन को ये जिम्मेदारी दी कि भाई अब आपको पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, प्राचीन मिस्र का एकीकरण और दुनिया के पहले राज्य का जन्म। 3100 ईसा पूर्व के आसपास नाइल घाटी में कई छोटी छोटी संस्कृतियां आपस में भिड़ रही थीं। लेकिन फिर इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा राजा नारमेर ने। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत से ऊपरी और निचले मिस्र को एक ही साम्राज्य में मिला दिया और मेम्फिस को अपनी नई राजधानी बनाया। लेकिन सबसे कमाल की बात ये थी कि नारमेर ने खुद को सिर्फ एक जीतने वाले सेनापति के रूप में पेश नहीं किया, उन्होंने खुद को दोनों भूमियों के दिव्य रक्षक के रूप में स्थापित किया। अगर आप कभी नारमेर पैलेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने अपनी इस नई भगवान जैसी छवि को कितनी चतुराई से गढ़ा था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि एक सिस्टम बनाया। करों और सामानों का सटीक हिसाब रखने के लिए चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफिक्स शुरू किया। पूरे राज्य को छोटे हिस्सों में बांटा जिन्हें नोम्स कहा गया, और हर हिस्से में एक प्रांतीय गवर्नर बिठा दिया। और तो और राजाओं के नाम एक खास पवित्र फ्रेम सेरेख में लिखे जाने लगे। इन्हीं गजब के प्रशासनिक ढांचों ने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जो आने वाले हजारों सालों तक नहीं हिली। चलिए अब बात करते हैं उस दौर की जिसके लिए मिस्र शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, पिरामिड निर्माता, उनकी इंजीनियरिंग और फिर उनका पतन। ओल्ड किंगडम का यही वो युग था जब इम्हॉटेप के मशहूर स्टेप पिरामिड से पत्थरों की विशाल इमारतों का सिलसिला शुरू हुआ। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 23 लाख, जी हाँ 2.3 मिलियन,
महान राजा खुफू के सबसे बड़े पिरामिड में इतने ही पत्थर के ब्लॉक लगे थे। और यहाँ मैं एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ना चाहूंगी। इन पिरामिडों को कोड़े खाने वाले गुलामों ने नहीं बनाया था, बिल्कुल नहीं। शोध बताते हैं कि ये काम अत्यधिक कुशल मौसमी मजदूरों और किसानों ने किया था, जो नील नदी में बाढ़ के दौरान खेती रुकने पर यहाँ सम्मान के साथ काम करते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। ओल्ड किंगडम का अंत एक भयानक जलवायु संकट और नील नदी के सूखने से हुआ। अब जब सूखा पड़ा और शासन चरमराया, तो मिडिल किंगडम के राजाओं को समझ आ गया कि सिर्फ भगवान बनकर काम नहीं चलेगा। ओल्ड किंगडम में राजा एक दूरस्थ देवता था, लेकिन मिडिल किंगडम में राजाओं ने खुद को एक जिम्मेदार मार्गदर्शक, न्याय देने वाले और जनता का ख्याल रखने वाले चरवाहे के रूप में पेश किया। उन्हें समझ आ गया था कि शासन का मतलब सिर्फ भव्यता नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। इस बड़े बदलाव के बाद हम आते हैं साम्राज्य और नवाचार के युग पर, हिक्सोस और न्यू किंगडम। मिडिल किंगडम के पतन के बाद मिस्र की सत्ता थोड़ी कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर लेवान क्षेत्र से आए विदेशी लोगों ने उत्तर में कब्जा कर लिया। इन्हें हिक्सोस कहा जाता था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि मिस्रवासी कितने स्मार्ट थे। हिक्सोस अपने साथ एकदम नई सैन्य तकनीकें लाए थे, जैसे घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, कांसे के नए हथियार और बहुत शक्तिशाली मिश्रित धनुष। मिस्रवासियों ने क्या किया? उन्होंने चुपचाप इन विदेशी तकनीकों को कॉपी किया, अपनी सेना को अपग्रेड किया और इन्हीं हथियारों से हिक्सोस को खदेड़ बाहर किया। इसके बाद उन्होंने इतिहास की सबसे आक्रामक न्यू किंगडम सैन्य शक्ति खड़ी कर दी। अब न्यू किंगडम में मिस्र अपने एकदम टॉप फॉर्म में था। थुटमोस तृतीय ने लगातार 17 सैन्य अभियान चलाए और साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। वहीं महिला फिरौन हटशेप्सुट ने सोचा कि सिर्फ लड़ना ही क्यों, उन्होंने पुंट नाम की दूरस्थ भूमि तक विशाल व्यापारिक बेड़े भेजे। इन जीतों और व्यापारिक गठजोड़ों ने मिस्र को इतनी संपत्ति और विदेशी खजानों से भर दिया जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ पलट दिया, एक क्रांतिकारी धार्मिक परिवर्तन, जिसे हम अमारना काल कहते हैं। ये मिस्र के इतिहास का शायद सबसे चौंकाने वाला और विवादास्पद समय था। राजा अखेनाटेन ने सदियों पुरानी परंपराओं को सीधे कूड़ेदान में डाल दिया। सोचिए, एक समाज जो हमेशा से कई देवताओं को पूजता आ रहा था, अखेनाटेन ने रातों रात आदेश दिया कि अब से सिर्फ एक ही देवता की पूजा होगी, एटिन यानी सूर्य चक्र। उसने राजधानी तक बदल दी और थीब्स से उठकर अमारना के रेगिस्तान में एक नया शहर बसा दिया। यहाँ तक कि मूर्तियां बनाने का स्टाइल भी एकदम बदल गया। कठोर शाही मूर्तियों की जगह अब राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्यार जताते हुए दिखाए जाने लगे। पर इस पूरी धार्मिक दीवानगी का एक नुकसान भी हुआ। राजा का ध्यान बाहर से इतना हट गया कि साम्राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खतरनाक रूप से कमजोर हो गई। इस भारी धार्मिक और राजनीतिक अफरा-तफरी के बाद जिस राजा ने वापस कमान संभाली, उसका पूरा महत्व इस एक नंबर में छिपा है, 66। रेमेसेस द ग्रेट ने अविश्वसनीय रूप से पूरे 66 साल तक मिस्र पर राज किया। ये सच में बहुत बड़ी बात थी। उनका पूरा शासनकाल अबू सिम्बल जैसी विशाल इमारतों को बनाने, अंतर्राष्ट्रीय शांति संधियां करने और उस पुरानी स्थिरता को वापस लाने में बीता जो छिन गई थी। अब हम अपनी इस दिलचस्प टाइम ट्रैवल के आखिरी पड़ाव पर हैं, अंतिम सदियां और अराजकता के बीच मिस्र का लचीलापन। रमेसेस तृतीय के बाद समझ लीजिए मिस्र का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। इतिहास की सबसे पहली मजदूर हड़तालें इसी समय हुई, राजाओं की हत्याएं होने लगीं और केंद्रीय सत्ता बिखर गई। इसके बाद तो जैसे विदेशी शासकों की लाइन लग गई, लिबियाई, कुशाई, असीरियन, फारसी और फिर सिकंदर महान के साथ यूनानी शासक। लेकिन हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनमें से ज्यादातर विदेशियों ने मिस्र की संस्कृति को तोड़ा नहीं, इसके बजाय उन्होंने खुद को मिस्र के रंग में रंग लिया और उन पुरानी परंपराओं का सम्मान किया। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी भव्य सभ्यता का दी एंड कैसे हुआ। टॉलेमिक वंश की अंतिम शासक थीं क्लियोपैट्रा सात, एक बेहद पढ़ी लिखी और चतुर लीडर। उन्होंने रोम के ताकतवर नेताओं के साथ राजनीतिक गठजोड़ करके मिस्र की आज़ादी बचाने की अपनी पूरी जी जान लगा दी। लेकिन अंत में 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में ऑक्टेवियन ने उन्हें समुद्र में हरा दिया और इसी के साथ मिस्र आधिकारिक रूप से रोमन साम्राज्य का सिर्फ एक प्रांत बनकर रह गया। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा?
ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करती है। कैसे एक सभ्यता ने 30 सदियों की भारी उथल-पुथल, लगातार हमलों और इतने बड़े बदलावों को बर्दाश्त किया और फिर टिकी रही? जवाब शायद वही है जहां से हमने शुरू किया था, अनुकूलन। जो समाज एक सूखते रेगिस्तान में खुद को बदलकर किसानी करना सीख सकता है, उसकी जड़ें सच में बहुत गहरी होती हैं। मिस्र की कहानी सिर्फ राजाओं और पिरामिडों की नहीं है, ये इंसान के कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। आज की इस सुपरफास्ट और तेजी से बदलती दुनिया में क्या हम भी चुनौतियों के सामने ऐसा ही लचीलापन दिखा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।